ज्योतिष का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मनुष्य की जिज्ञासा। यह वह विद्या है जो सभ्यता के हर चरण में दिखाई देती है, और आश्चर्य यह है कि जितनी प्राचीन है उतनी ही बार आलोचना का शिकार भी रही है। मानव इतिहास की जितनी भी गहराई तक खोज की जा सकी है, ऐसा कोई काल नहीं मिलता जब मनुष्य ने आकाश, ग्रहों और तारों की ओर देखकर उनके रहस्यों को समझने का प्रयास न किया हो। सुमेर की एक उत्खनन स्थली से मिली हड्डियों पर चंद्र, चक्रों और नक्षत्रों के चिन्ह उकेरे हुए पाए गए हैं, जिनकी आयु लगभग 25,000 वर्ष मानी जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य शुरुआती काल से ही आकाश की गति को समझने और उसे जीवन से जोड़ने की कोशिश करता आया है। पश्चिमी खोज जितनी पुरानी मानी जाती है, भारत की परंपरा उससे कहीं आगे जाती है। ऋग्वेद में उन ग्रह नक्षत्र स्थितियों का उल्लेख मिलता है जो विद्वानों के अनुसार लगभग 95,000 वर्ष पहले की। इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने माना कि यदि उस काल की खगोलीय स्थिति का वर्णन वेदों में दर्ज है तो ज्योतिष उससे भी कहीं अधिक पुराना होना चाहिए। उस समय ऐसी कोई वैज्ञानिक विधि नहीं थी जिससे बाद में उस समय के आकाश की स्थिति जानी जा सके, इसलिए यह वर्णन तभी लिखे गए होंगे जब वह खगोलीय स्थिति वास्तविक रूप से मौजूद थी। आज हमारे पास खगोलीय गणना की आधुनिक तकनीकें हैं जिनसे यह पुष्टि करना संभव हुआ है कि वेदों में दिए गए संकेत सही हैं। ज्योतिष से ही गणित की नींव पड़ी, यह तथ्य अक्सर भुला दिया जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का हिसाब रखने के लिए संख्या प्रणाली विकसित हुई। यही कारण है कि 1 से 9 तक के अंक भारत से पूरी दुनिया तक पहुंचे। आज विश्व की लगभग सभी सभ्य भाषाओं में जो अंक प्रचलित हैं वे भारतीय अंकों के ही रूपांतर हैं। अंग्रेजी का 9 संस्कृत के 9 का रूप परिवर्तित रूप है, 8 अष्ट से निकला है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि भारत की ज्योतिष परंपरा कितनी व्यापक रही है और गणित सहित अनेक अन्य विद्या शाखाओं को उसने आकार दिया। भारत से ज्योतिष का प्रभाव पहली बार सुमेर की सभ्यता तक पहुंचा। लगभग 6,000 वर्ष पूर्व सुमेरियनों ने सितारों का व्यवस्थित अध्ययन आरंभ किया। ऊंचे ऊंचे निरीक्षण स्तंभ बनाकर वे दिन रात आकाश की गति को देखते थे। उनका विश्वास था कि आरो के गर्दन को बेच पीरास पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं, चाहे रोग हो, आपदाएं हो या सामाजिक हलचलें, सभी किसी न किसी रूप में आकाशीय शक्तियों से जुड़ी होती है। आज आधुनिक विज्ञान ने भी कुछ ऐसे प्रमाण दिए हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का संबंध जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा है। 20वीं सदी में रूस के वैज्ञानिक चिजेस्की ने यह दिखाया कि सूर्य पर हर 11 वर्ष में होने वाले विस्फोटों का पृथ्वी पर युद्धों, क्रांतियों और सामाजिक उथल पुथल के साथ आश्चर्यजनक सामंजस्य मिलता है। 700 वर्षों के आंकड़ों की तुलना कर उन्होंने बताया कि जैसे ही सूर्य पर तीव्र गतिविधियां होती हैं, पृथ्वी पर घटनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है। उनका शोध इतना प्रभावशाली था कि उसे नकारा तो नहीं जा सका, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। उनके निष्कर्षों ने यह संकेत दिया कि मनुष्य की गतिविधियों का कारण केवल सामाजिक या आर्थिक कारक ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय प्रभाव भी हो सकते हैं। सूर्य कोई शांत गोला नहीं बल्कि निरंतर सक्रिय ऊर्जा भंडार है। उसकी गतिविधियों का हल्का सा परिवर्तन भी पृथ्वी के जीवों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले ही पक्षी शांत हो जाते हैं, जंगलों के जीव अचानक असुरक्षा महसूस करने लगते, बंदर जो सामान्यतः बहुत शोर करते हैं वह भी मौन हो जाते हैं। यह व्यवहार वैज्ञानिकों को हमेशा चकित करता रहा है। चिकित्सा जगत में भी कुछ विचित्र और रोचक खोजें हुई। स्विस चिकित्सक पैरासेल्सस का विश्वास था कि बीमारी तब जन्म लेती है जब व्यक्ति और उसके जन्म क्षण की खगोलीय ध्वनियों के बीच सामंजस्य टूट जाता है। यह विचार अद्भुत था। वह बिना व्यक्ति की जन्म कुंडली देखे दवा नहीं देता था। उसका मानना था कि जब तक वो यह न समझ ले कि जन्म के समय कौन सी ग्रह स्थिति उसके भीतर दर्ज हुई,
तब तक उसके शरीर और मन के मूल स्वरों को नहीं समझा जा सकता। स्वास्थ्य की उसकी परिभाषा भी अनूठी थी। जहां सामान्य चिकित्सा कहती है कि बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य है, वहीं वह कहता था कि स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवस्था है, एक भीतरी संगीत, एक तालमेल। जब यह संगीत बिगड़ जाता है तो बीमारी जन्म लेती है। इसलिए किसी बीमारी का इलाज कर देना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति के आंतरिक सुरों को व्यवस्थित करना भी जरूरी है। सन 1950 के बाद दुनिया में ज्योतिष और खगोल जीव विज्ञान पर फिर से नए शोध शुरू हुए। कॉस्मिक केमिस्ट्री नामक विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड एक जीवंत इकाई है, एक विशाल शरीर। जैसे मानव देह में एक अंग की परेशानी से पूरा शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही किसी ग्रह या तारे में बदलाव होने पर पृथ्वी पर भी प्रभाव पैदा होता है। सूरज की गतिविधि बढ़ने पर रक्त के गुणधर्म बदल जाना इसका एक सटीक उदाहरण है। जापानी वैज्ञानिक तोमातो ने यह पाया कि सूर्य पर तूफान उठने के समय पुरुषों का रक्त भी स्त्रियों की तरह पतला हो जाता है। ये मानव शरीर पर ब्रह्मांडीय प्रभावों का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अंतरिक्ष अनुसंधान में फेंग ब्राउन ने यह दिखाया कि पृथ्वी की सीमा के बाहर अंतरिक्ष खाली नहीं बल्कि ऊर्जा और विकिरणों से भरा हुआ है। यह जानने के लिए कि मनुष्य इन प्रभावों को सहन कर पाएगा या नहीं, उन्होंने पहले आलू को अंतरिक्ष में भेजा। उनका तर्क था कि यदि पौधा अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है तो मनुष्य भी रह सकता है। यह प्रयोग सफल रहा और इससे पता चला कि बीजों पर भी सूर्य की तरंगों का कितना गहरा प्रभाव है। बीज मिट्टी के भीतर होते हुए भी सूर्य की ओर उगना चाहते हैं, जैसे कोई अदृश्य पुकार उन्हें ऊपर खींचती हो। इससे आगे जन्म कुंडली का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आता है। यूनानी भाषा का हॉरोस्कोप शब्द इसी से निकला, अर्थात जन्म के क्षण में उठते हुए ग्रहों को देखना। जब बच्चा जन्म लेता है तब आकाश में कई नक्षत्र उदित होते हैं, कई अस्त। हर ग्रह अपनी गति से चल रहा होता है, हर तारा अपनी दिशा में। जन्म का वही क्षण व्यक्ति की ऊर्जा संरचना में एक अमिट छाप छोड़ देता है, एक आदिम संगीत, एक मूल कंपन। बाद में व्यक्ति का स्वभाव, उसका रुझान, उसका स्वास्थ्य, यहां तक कि उसकी मनोवृत्तियां भी उसी मूल व्यवस्था से प्रभावित होती है। बहुत लोग ये आपत्ति उठाते हैं कि एक ही समय में जन्मे लाखों लोग एक जैसे क्यों नहीं होते, लेकिन यह तर्क सतही है। जन्म केवल समय का नहीं, स्थान का भी होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान से आकाश की बनावट बदल जाती है। जैसे एक ही सूरज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग कोण पर दिखाई देता है। फिर गर्भ की अवधि, माता पिता की ऊर्जा, वातावरण, संस्कृति, ये सभी जन्म मानचित्र में सूक्ष्म बदलाव करते हैं। इसलिए एक जैसी ग्रह स्थिति में पैदा हुए लोग भी बिल्कुल समान नहीं होते। फिर भी जन्म का क्षण कुछ मूल दिशा निर्देश देता है। जैसे बीज के भीतर पहले से बने रूपरेखा, कब अंकुर फूटेगा, कितना तेज बढ़ेगा, फल देगा या फूल, बाकी सब परिस्थितियां तय करती हैं। ज्योतिष इन मूल संकेतों को पढ़ने का एक प्राचीन प्रयास है, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की एक संवाद रेखा। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे यह स्वीकारने लगा है कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना अलग थलग नहीं है। तारों की गतिविधियां, ग्रहों की ध्वनियां, ऊर्जा के अदृश्य प्रवाह सब एक बड़े जीवंत ताने बाने का हिस्सा है। मनुष्य का शरीर, मन और भावनाएं भी उसी जाल का एक सूक्ष्म भाग है। चाहे हम स्वीकारें या न स्वीकारें, आकाश की लय हम पर काम करती रहती है। ज्योतिष की पुरानी मान्यताओं के बीच अनेक अतिशयोक्तियां भी हैं, परंतु उसके मूल सिद्धांत कि ब्रह्मांड और जीवन गहरे जुड़े हुए हैं अब वैज्ञानिक ढांचे में भी जगह पाने लगे। मनुष्य का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं, एक ब्रह्मांडीय क्षण है, और उस क्षण में आकाश की जो भी ध्वनि, प्रकाश और कंपन उपस्थित होते हैं, वे किसी न किसी रूप में जीवन पर एक निशान छोड़ जाते हैं। यह निशान ही
जीवन के संगीत को निर्देशित करता है, कभी सामंजस्य की ओर, कभी असामंजस्य की ओर। और यही खोज हजारों वर्षों से मनुष्य करता आया है, अपने भीतर और अपने आसमान के बीच के संबंध को समझने की खोज। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना हमारे भीतर यह प्रश्न भी है कि क्या जन्म की घड़ी, ब्रह्मांड की चाल और ग्रहों नक्षत्रों की हलचल हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डालती है। लंबे समय तक विज्ञान इस विचार पर हंसता रहा, लेकिन सूक्ष्म अनुसंधान ने अचानक एक नया दरवाजा खोल दिया। आधुनिक शोधकर्ता ब्राउन, पिकॉडी और कई अन्य पहले ज्योतिष को सिर्फ एक पुरानी मान्यता मानते थे, लेकिन कठोर वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद वे एक अप्रत्याशित निष्कर्ष पर पहुंचे। वे कहते हैं कि चाहे हम यह न कह सकें कि हर बच्चे पर ग्रहों की स्थिति व्यक्तिगत रूप से कैसी असर करती है, पर इतना स्पष्ट है कि जीवन किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड से प्रभावित अवश्य होता है। और जब जीवन प्रभावित होता है, तो जैसे जैसे अनुसंधान अधिक संवेदनशील होगा, व्यक्ति भी प्रभावित होता दिखेगा। समस्या यह नहीं है कि ज्योतिष कभी विकसित नहीं हुआ, समस्या उलटी है। यह एक अत्यंत विकसित विज्ञान था, लेकिन जिन सभ्यताओं ने इसे पूर्णता तक पहुंचाया, वे अचानक लुप्त हो गई। उनके सूत्र, उनका आधार, उनका गहन ज्ञान समय की धूल में दब गया। जो कुछ हमारे हाथ में है, वह बस कुछ खंडित संकेत हैं, जिनमें से बहुत सा अर्थ खो चुका है। ठीक उसी तरह जैसे किसी महान पुस्तक के सिर्फ कुछ पन्ने बचे हों और बाकी नष्ट हो गए हों। विज्ञान यह अब मानने लगा है कि जीवन का आरंभिक क्षण अत्यंत संवेदनशील होता है। जन्म लेने वाला बालक एक नाजुक, अत्यधिक रिसेप्टिव प्लेट की तरह होता है, जिस पर जो कुछ भी पड़ता है उसका प्रभाव गहरा होता है। और यदि जीवन के स्तर पर ब्रह्मांड का प्रभाव है, तो जन्म का क्षण विशेष महत्व रखता है। इस तथ्य को समझने के लिए एक रोचक उदाहरण है जुड़वां बच्चों का अध्ययन। हर जुड़वां बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ एक ही अंडे से जन्म लेते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति का क्षण एकदम एक होता है। कुछ एक ही अंडे से जन्म लेते हैं, कुछ दो अलग अलग अंडों से विकसित होते हैं, भले वे साथ जन्मे हों। एक ही अंडे से जन्मे बच्चों का जीवन वैज्ञानिकों के लिए पहेली बन गया है। उनका जन्म क्षण एक जैसा, गर्भाधान का क्षण एक जैसा, और उनकी शारीरिक बनावट में अद्भुत समानता। अनुसंधानों में पाया गया कि एक ही अंडे से जन्मे बच्चे चाहे अलग अलग देशों में पाले जाएं, उनकी बुद्धि का स्तर लगभग समान रहता है। फर्क जो कभी दिखता है वह हमारे मापन के उपकरणों की सीमाओं के कारण, न कि उनके भीतर किसी वास्तविक भेद के कारण। और बात सिर्फ बुद्धि की नहीं, एक ही अंडे से जन्मे बच्चों में बीमारी, आदतें, जीवन शैली, यहाँ तक कि मृत्यु का समय भी चौंकाने वाली हद तक समान मिलता है। अक्सर उनकी मृत्यु एक ही वर्ष में होती है, फर्क 3 दिन से 3 महीने के भीतर। यह समझना कठिन है कि ऐसा सिर्फ संयोग है या जन्म के क्षण का कोई गहरा प्रभाव इन दोनों को एक ही धारा में बहाता है। यहाँ तक कि त्वचा प्रत्यारोपण की अद्भुत कहानी भी यही कहती है। सामान्य लोगों की त्वचा एक दूसरे पर काम नहीं करती। चाहे आप वैज्ञानिक रूप से देखें तो उनकी रचना लगभग एक सी है। शरीर पहचान लेता है कि कौन अपनी कोशिका है और कौन पराई। लेकिन एक ही अंडे से जन्मे बच्चों में यह समस्या नहीं होती। उनकी त्वचा एक दूसरे पर स्वीकार हो जाती है। यदि सब कुछ समान होते हुए भी त्वचा स्वीकार न करे और सिर्फ इन दोनों के बीच स्वीकार करे, तो स्पष्ट है कि जन्म का क्षण, जीवन की शुरुआत का वह बिंदु, शरीर की गहराइयों में एक अदृश्य छाप छोड़ जाता है। यही से सवाल उठता है, क्या जन्म का क्षण वास्तव में इतना प्रभावशाली है? ज्योतिष सदैव यही कहता आया है कि जन्म का क्षण सबसे निर्णायक तत्व है, पर आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इस दिशा में सहमति बनाने लगा है। जब कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचे, तब पहली बार वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ब्रह्मांड के हर कोने से निरंतर ऊर्जा तरंगे पृथ्वी पर गिरती रहती है। कोई भी वस्तु, कोई भी जीव
चाहे जितना छोटा हो, इन किरणों से पूर्णतः मुक्त नहीं रह सकता। हम जानते हैं कि समुद्र की ज्वार भाटा चांद से प्रभावित होती है, पर यह तथ्य गौर करने लायक है कि मानव शरीर में पानी और नमक का अनुपात समुद्र के अनुपात जैसा ही है। जब समुद्र हलता है तो हमारे भीतर के तरल हिस्सों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इससे आगे जाकर शोध बताता है कि पूर्णिमा के समय दुनिया भर में मानसिक विक्षिप्तता के मामलों में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिनों में यह संख्या सबसे कम होती है। पुराने समय का शब्द लूनैटिक इसी चंद्र प्रभाव का परिणाम है। हजारों साल पहले भी लोगों को यह ज्ञान था कि चंद्रमा का मन पर प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पागल व्यक्ति पर पड़ता है तो सामान्य व्यक्ति भी उससे बच कैसे सकता है? हाँ, मात्रा में फर्क हो सकता है, पर प्रभाव की संभावना सब पर है। प्रोफेसर ब्राउन ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के हजारों व्यक्तियों की जन्म स्थितियों को इकट्ठा किया। सैनिक अधिकारी, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक। जो परिणाम निकले उन्होंने स्वयं ब्राउन को चकित कर दिया। योद्धाओं की जन्म कुंडलियों में मंगल की विशेष भूमिका मिली, जबकि शांतिवादियों में उसका अभाव। गणितज्ञों का जन्म एक विशिष्ट ग्रह स्थिति में पाया गया, जबकि कवि बिल्कुल विपरीत नक्षत्रों में जन्म लेते पाए गए। एक दो मामलों को संयोग कहा जा सकता है, पर जब बात लाखों जन्मों की हो तो संयोग की संभावना समाप्त हो जाती है। ये विचार के व्यक्ति एक खास ग्रह स्थिति में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ऐसा है, सतही है। गहन परंपराओं का कहना है कि आत्मा स्वयं अपनी जन्म घड़ी चुनती है। वह वही द्वार चुनती है जिसमें प्रवेश करके उसकी आंतरिक यात्रा आगे बढ़े। गर्भाधान का क्षण भी चुनाव का परिणाम है। यह विचार भले आज कल्पनाशील लगे, पर कई शोध धीरे धीरे इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जीवन का आरंभिक क्षण सिर्फ जैविक घटना नहीं, बल्कि एक व्यापक ब्रह्मांडीय घटना है। पानी की भूमिका इस पूरे तंत्र में अत्यंत रहस्यमय है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर सबसे संवेदनशील तत्व पानी है। ऊर्जा, कंपन और तरंगे सबसे पहले पानी को प्रभावित करती हैं, और हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी ही है। मां के गर्भ में बच्चा भी पानी में ही तैरता है, और उस पानी में वही नमक अनुपात पाया जाता है जो विशाल समुद्रों में पाया जाता है। मां से आने वाले प्रभाव सीधे गर्भ तक नहीं पहुंचते, वे तरल माध्यम से होकर गुजरते हैं। यह तथ्य ही दर्शाता है कि पानी प्रकृति का सबसे संवेदनशील संदेशवाहक है। समुद्र की मछलियों का अध्ययन इस रहस्य को और गहरा करता है। कई मछलियां ज्वार भाटे के उतरते चरण में ही अंडे देती हैं। यदि वे चढ़ते ज्वार में अंडे दे तो अंडे बह जाएंगे। करोड़ों मछलियां एक ही क्षण में हजारों मील लंबे तट पर इकट्ठी होकर बिल्कुल सही समय पर अंडे देती हैं। उनके पास कोई घड़ी नहीं, कोई गणना नहीं, फिर भी वे गलती नहीं करती। वैज्ञानिकों ने खोजा कि यह संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा से आने वाले संकेतों से संचालित होता है। वही हल्की सूक्ष्म तरंगें जो समुद्र में ज्वार को उठाती गिराती हैं, वही उन मछलियों के शरीर के जल को भी कंपित करती हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा समय सुरक्षित है। जब समुद्र, मछली, गर्भ में पलता बच्चा, मनुष्य का शरीर सब एक ही तारों की तरंगों में बंधे हैं, तो क्या यह मानना आसान नहीं कि जन्म का वह क्षण जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जब जीवन की पहली धड़कन शुरू होती है, ब्रह्मांड की तरंगों का एक अदृश्य हस्ताक्षर अपने भीतर रखता है। यही हस्ताक्षर जीवन भर हमें दिशा देता है, हमारे रुझान, हमारी रुचियां, हमारी क्षमताएं आकार देता है। विज्ञान धीरे धीरे उसी ओर लौट रहा है जो हजारों वर्ष पहले कहा जाता था कि व्यक्ति अपने जन्म का क्षण सिर्फ प्राप्त नहीं करता, उसे चुनता है। ब्रह्मांड में असीमित तरंगें हर क्षण चल रही हैं, और जीवन उन तरंगों के बीच अपने अवसर तौलकर एक द्वार चुनता है। जन्म का क्षण वस्तुतः उसी चयन का परिणाम है, और शायद यही कारण है कि ज्योतिष, जिसे कभी मिथक कहा गया, अब विज्ञान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्योंकि जब तक जीवन पर प्रभाव का स्वीकार नहीं होता, ज्योतिष की नींव समझ में नहीं आती।
लेकिन जब एक बार यह मान लिया जाए कि ब्रह्मांड हमसे संवाद करता है, तब जन्म का क्षण एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक गहरा ब्रह्मांडीय अनुबंध बन जाता है, जिसकी प्रतिध्वनि पूरे जीवन में सुनाई देती है। इस धरती पर जीवन जैसा भी दिखाई देता है, उसके भीतर एक अदृश्य तालमेल निरंतर काम करता रहता है। यह तालमेल कभी कभी इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य की बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती, परंतु छोटे छोटे जीव उसे सहजता से अनुभव करते हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक बार सोचा कि समुद्र की मछलियां तट पर अंडे देने क्यों आती हैं। क्या उन्हें लहरों की ध्वनि बताती है कि समय आ गया है? क्या समुद्री पानी का उतार चढ़ाव उन्हें संकेत देता है? पर जब प्रयोग हुए तो हर अनुमान एक एक करके ढहता गया। समुद्र से पकड़ी गई मछलियों को झीलों में रखा गया, जहां किसी ज्वार भाटे का अस्तित्व ही नहीं था। कुछ मछलियों को अंधेरी कोठरियों में रखा गया, जहां दिन रात का चक्र भी गायब था। फिर भी जब समुद्र में सही क्षण आया, चांद अपनी तय स्थिति में पहुंचा, उसी ठीक समय पर वे मछलियां जो न चांद देख सकती थी न लहरें सुन सकती थी, अंडे छोड़ने लगी। जैसे कोई भीतर का घड़ी तंत्र उन्हें बता रहा हो कि क्षण आ चुका है। अगर कोई यह कहे कि शायद वे अन्य मछलियों को देखकर ऐसा करती होंगी, तो यह भी गलत निकला। शोधकर्ताओं ने उन्हें अकेले रखा, बिल्कुल अकेला। किसी भी बाहरी संकेत का अवसर नहीं छोड़ा गया। फिर भी ठीक वही समय आया और प्रतिक्रिया स्वतः घटित हो गई। जीवन में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो बताते हैं कि प्रकृति केवल अपनी आंखों से नहीं देखती, वह किसी और ही इंद्रिय से सुनती, समझती और उत्तर देती है। हजारों तरह के पक्षी अपनी लंबी यात्राएं तब शुरू करते हैं जब मौसम अभी बदला भी नहीं होता। बर्फ गिरने में अभी 1 महीना बचा हो, तब भी वे उड़ान भर देते हैं। आज की मौसम विज्ञान तकनीक इतनी सटीक नहीं है कि 1 महीने बाद कैसा मौसम होगा ये निश्चित बता सके, लेकिन पक्षी बिना किसी मौसम विभाग के, बिना किसी सूचना के ऐसे समय का अनुमान लगा लेते हैं। उनके लिए यह अनुमान नहीं बल्कि एक सहज अनुभव है। जैसे संसार का कोई प्रवाह उन्हें छू जाता है और वे जान लेते हैं अब उठने का समय हो गया है। हर प्रजाति का अपना दिन होता है, एक निश्चित तारीख जो हर वर्ष बदलती रहती है, क्योंकि बर्फ भी हर साल अलग समय पर गिरती है। लेकिन उनका आना जाना उतनी ही सटीकता से चलता है जितनी पृथ्वी का घूमना। जापान में एक छोटी सी चिड़िया है, साधारण, सामान्य, रोज दिखाई देने वाली, लेकिन उसमें एक विलक्षण क्षमता है। वह भूकंप आने से लगभग 24 घंटे पहले गांव छोड़कर उड़ जाती है। वैज्ञानिक अभी भी भूकंप का पूर्वानुमान कुछ घंटों तक सीमित रख पाते हैं, वह भी अनिश्चितता के साथ। पर वह छोटी सी चिड़िया पूरे विश्वास के साथ पहले ही दिन गांव खाली कर देती है। लोग जानते हैं कि उसके उड़ जाने का अर्थ है खतरा आने वाला है। ऐसा कैसे संभव है? किस आधार पर वह निर्णय लेती है? कोई सतह नहीं हिलती, कोई कंपन नहीं, कोई शोर नहीं, फिर भी वह जान लेती है। आधुनिक शोध में यह बात निकल कर आई है कि जीव जंतु चाहे कितने छोटे हों, उनके भीतर एक ऐसी शक्ति काम करती है जो ब्रह्मांडीय घटनाओं को सीधे ग्रहण कर लेती है। उनके भीतर ऐसी संवेदना है जो पृथ्वी के बाहर से आने वाली हलचल को पकड़ सकती है। मनुष्य के भीतर भी ऐसी संवेदना कभी थी, लेकिन उसके बढ़ते बौद्धिक बोझ ने उसे दबा दिया। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अनेक चीजें हासिल की, लेकिन उसके बदले अनगिनत स्वाभाविक क्षमताएं खो दी। जो जन्मजात थी वे मिट गईं, जो प्रकृति से मिली थी उनकी जगह उसने कृत्रिम व्यवस्थाएं बना ली। आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वह अकेले नहीं चल रहा, उसकी डोरें आकाशीय घटनाओं से बंधी हैं। जहां भी कुछ घटता है, यहां उसकी कंपन, उसकी छाया, उसका असर तुरंत आना शुरू हो जाता है। सूर्य पर धब्बों का प्रकट होना अथवा उनका मिटना पृथ्वी पर स्वास्थ्य और रोगों के चक्र से गहर आई से जुड़ा पाया गया है। सूर्य पर ऊर्जा विस्फोट
हर 11 वर्ष के अंतराल पर तीव्र होते हैं और लगभग उसी समय दुनिया में युद्ध, अशांति और महामारियां बढ़ती दिखाई देती हैं। यह सब संयोग मात्र कहकर टाला नहीं जा सकता। जब यह समझ में आने लगे कि जीवन का हर कण संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है, तब ज्योतिष का विचार अचानक समझ में आने लगता है। लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, लेकिन केवल वह चीज अंधविश्वास लगती है जिसके पीछे के कारणों को हम जान ना पाए। जहां कारण स्पष्ट हो जाएं, वहां वह विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का अर्थ ही है कार्य और कारण के संबंध को पहचानना। ज्योतिष का मूल कथन यही है कि दुनिया में जो भी होता है वह कारणों से बंधा है। अगर हम कारण नहीं जानते तो यह हमारी अज्ञानता है, घटना की अनिश्चितता नहीं। भविष्य उसी अतीत की निरंतरता है। आज जो है वह बीते कल की छाया है। आने वाला कल आज की मिट्टी से जन्म लेगा। भविष्य एकदम से खिलकर सामने नहीं आता, वह सूक्ष्म रूप में अभी भी मौजूद होता है। ये बात मन में बैठ जाए तो अनेक घटनाएं अचानक अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे अब्राहम लिंकन का सपना। हत्या से 3 दिन पहले उन्होंने देखा कि वे मारे गए हैं। उनका शरीर एक विशेष कमरे में रखा हुआ है और कुछ लोग उसके पास खड़े हैं। सपना इतना स्पष्ट था कि उन्होंने हंसते हुए अपनी पत्नी को बतलाया और 3 दिन बाद वही कमरा, वही क्रम, वही व्यवस्था। अगर भविष्य पूरी तरह शून्य होता तो मन के भीतर उसकी झलक कैसे आती? सपना केवल उसी चीज की छाप बना सकता है जिसकी संभावना किसी स्तर पर पहले से मौजूद हो। जैन धर्म के महावीर कहते थे कि जो घट रहा है वह किसी सूक्ष्म अर्थ में घट चुका भी है। वर्तमान केवल मार्ग है, भविष्य उस मार्ग के अंत में पहले से खड़ा है। बहसें भी हुई, विरोध भी हुआ। एक शिष्य ने तो यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जो हो रहा है वह हुआ नहीं है। उसने चटाई को आधा खोलकर रोक दिया, सोचा कि देखो प्रक्रिया चल रही है पर पूरी नहीं हुई। लेकिन महावीर ने कहा, तूने चटाई रोक दी और यही रोक देना भी घट चुका था। जो आरंभ हुआ है वह अंत तक जाएगा ही। रुकना भी अंत का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि समय पीछे से धक्का देता है, बीता हुआ वर्तमान को आगे ढकेल रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य आगे से खींच रहा हो। कली इसलिए फूल नहीं बनती कि बीता हुआ समय उसे धक्का दे रहा है, बल्कि इसलिए भी कि आने वाला फूल उसे पुकार रहा है, बन जाओ। भविष्य का आह्वान भी उतना ही शक्तिशाली है जितना अतीत का धक्का। दोनों की संयुक्त ऊर्जा में जीवन खुलता है। ज्योतिष कहता है यदि भविष्य नहीं हो तो वर्तमान कहीं नहीं जा सकता। अतीत धक्का देता भी रहे और भविष्य की ओर कोई स्थान ही न हो तो गति नहीं होगी। जैसे किसी को पीछे से धक्का दिया जाए और सामने दीवार हो तो वह कदम नहीं बढ़ा सकता। भविष्य वह खुला स्थान है जो वर्तमान को स्वीकार करता है। इसलिए भविष्य को अनिश्चित कह देना केवल मनुष्य की दृष्टि का दोष है। हमारी आंखें दूर तक नहीं देख पाती, इसलिए हमें लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन जो देख सके उसके लिए भविष्य भी उतना ही स्पष्ट है जितना वर्तमान। ज्योतिष इसी देखने का विज्ञान है। मनुष्य के शरीर में जो रेखाएं हैं, हथेलियों की, माथे की, पैरों की, वे केवल बाहरी संकेत हैं। इनके भीतर जो ऊर्जा चक्र काम करते हैं वे और गहरे संकेतक हैं। हर चक्र की अपनी गति है, अपनी तरंग है, अपनी कहानी। मनुष्य के भीतर जन्मों का पूरा इतिहास मौजूद है, जैसे कोई विस्तृत अभिलेख। पश्चिम के शोधकर्ता रॉन हुबर्ड ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर टाइम ट्रैक मौजूद है, एक निरंतर चलती हुई समय की धारा जिसमें वह कब, कहां, कैसे रहा, उसकी परतें सहेजी हुई है। हमारी सामान्य स्मृति रोजमर्रा की चीजें रखते रखते मिट जाती है, लेकिन यह गहरी स्मृति, ये इनग्रेन कभी नहीं मिटती। इसे खोला जाए तो व्यक्ति केवल याद नहीं करता बल्कि फिर से जीता है, जैसे वही अनुभव वर्तमान बन जाए। यही प्रक्रिया भारत में जाति स्मरण कहलाती थी। ज्योतिष इसी गहरे अतीत को पकड़ने का प्रयास है। जब पूरा अतीत उजागर हो जाए
तभी भविष्य का मार्ग पूरी तरह स्पष्ट होता है। भविष्य अतीत का पुत्र है, अलग नहीं। इसीलिए भविष्य को जानना हो तो अतीत की मिट्टी को खंगालना पड़ता है। और जब यह समझ बन जाए कि अतीत और भविष्य दोनों हमारे भीतर एक साथ उपस्थित हैं, तब ज्योतिष किसी अंधविश्वास जैसी चीज नहीं रह जाता, वह जीवन के रहस्य को देखने की एक विधि बन जाता है। मानव मन में एक बहुत गहरी परत होती है जिसे सामान्य रूप से हम पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पर स्मरण और पुनः जीवन दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। जब मन की भीतरी परतें खुलती हैं तो व्यक्ति केवल याद नहीं करता, बल्कि वही आयु, वही परिस्थिति और वही अनुभव फिर से जीने लगता है। यदि किसी प्रक्रिया द्वारा आपके भीतर की पुरानी स्मृति रेखा खोल दी जाए और आपको ऐसा अनुभव हो कि आप 6 वर्ष के हैं, आपके पिता ने आपको थप्पड़ मारा था, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे याद आ रहा है। आप उस पल में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। तब अगर कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप वही नाम बताएंगे जो उस उम्र में था। उस क्षण आप वर्तमान नहीं होते, आप पूरी तरह अतीत में लौट चुके होते हैं। यही सिद्धांत और भी गहराई में जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अवचेतन में ऐसी स्मृति को छू ले जिसमें वह किसी अन्य जन्म का अनुभव करता है, मान लो कि वह सिंह था, तो वह मनुष्य की आवाज में उत्तर नहीं देगा। वह सिंह की तरह गरज सकता है, ऐसे ही जैसे कोई सिंह अपने जंगल में गरजता हो। यदि स्मृति और भी गहरी हो, इतने कि उसे पत्थर होने का अनुभव होने लगे, तो उससे कुछ भी पूछा जाए वह मौन रहेगा। पत्थर बोल नहीं सकता, उसकी भाषा मौन है, और वही भाषा उस व्यक्ति से प्रकट होगी। प्राचीन समय में कुछ खोजकर्ताओं ने इस गहरे स्मरण की प्रक्रिया का उपयोग मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में किया। उन्होंने पाया कि कुछ लोगों की समस्याएं इसलिए नहीं थीं कि उनका शरीर बीमार था, वे इसलिए अटके थे क्योंकि उनका मन किसी पुरानी घटना में अटका हुआ था। जैसे बच्चा 6 वर्ष की उम्र में किसी सदमे को झेल ले और वह सदमा मन की गहराई में फंस जाए, तो वह उसी भाव में उम्र भर अटक सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी ठोकर खाई, अपमान सहा, भय झेला, वह उसी बिंदु पर रुक सकता है। भले ही शरीर 30 साल का हो जाए, मन उस 6 वर्ष वाले मोड़ पर ही बना रह सकता है। यदि उसे उसकी स्मृति रेखा पर वापस ले जाया जाए, उस फंसे हुए बिंदु तक, और उसकी ऊर्जा वहां से मुक्त कर दी जाए, तो वो बड़ी सहजता से वहीं से आगे बढ़ सकता है और वर्तमान आयु के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। दवाइयां महीनों तक असर न करें, पर स्मृति की गांठ टूटते ही व्यक्ति बदल जाता है। कई बीमारियां इसी कारण पनपती हैं। एक उदाहरण दमा का है। दमा का रोग अक्सर किसी एक तारीख, किसी एक मौसम, किसी एक पुराने डर से जुड़ा होता है। जब वही तारीख आती है, मन फिर से उसी स्मृति को जीने लगता है। वो दमा नहीं होता, वो स्मृति का पुनः जीवन होता है। इसीलिए दवा वर्तमान शरीर को दी जाती है, लेकिन बीमार मन पिछले वर्ष वाली घटना में जी रहा होता है। दोनों का मेल नहीं बैठता। हर असफल उपचार रोग को और गहरा कर देता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि अब कुछ काम नहीं करेगा, जबकि मूल कारण उसके मन में छुपी वह पुरानी स्मृति है जो हर साल उसी तारीख को उसी रूप में लौट आती है। मनुष्य के भीतर केवल मन नहीं रहता, उससे भी गहरे में ऊर्जा चक्र रहते हैं। योग इन 7 चक्रों की बात करता है। ये चक्र केवल इस जन्म का नहीं, कई जन्मों की धरोहर होते हैं। इनके अंदर हमारे सारे अनुभव संचित रहते हैं। यदि किसी अनुभवी साधक को यह क्षमता हो कि वह आपके चक्रों की गति को महसूस कर सके, तो वह जान सकता है कि आपने जीवन में कितनी चेतना विकसित की है। बहुत कम लोगों में 2 से अधिक चक्र सक्रिय होते हैं। तीसरा चक्र जागरण की ओर पहला कदम है। चौथे से ऊपर जीवन का अर्थ बदलना शुरू हो जाता है। मनुष्य के भविष्य को समझने के लिए उसके अतीत को जानना आवश्यक है। उसके भीतर छुपी हुई ऊर्जाओं को, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों को, उसके बीजस्व रूप को समझना पड़ता है। ज्योतिष इसी दिशा में पहला कदम था। आकाशीय पिंडों के प्रभावों का अध्ययन।
पर यह केवल ग्रह नक्षत्र नहीं थे। बीज में अंकित प्रोग्राम को पढ़ने की एक पुरानी विधा थी। यदि प्रकृति अंगूठे जैसी मामूली चीज को भी विशिष्ट बनाती है कि दुनिया में कभी भी दो अंगूठे एक जैसे नहीं पाए जाते, तो ये मानने में कोई कठिनाई नहीं कि हर आत्मा भी अद्वितीय होती है। एक एक व्यक्ति का स्वभाव, उसकी इच्छाएं, उसकी राह, उसका संघर्ष, उसका संभावित चरम सब अलग अलग है। ज्योतिष का सार यह नहीं कि ग्रह मनुष्य पर प्रभाव डालते, उसका गहरा पक्ष यह है कि मनुष्य भी अस्तित्व को प्रभावित करता है। प्रभाव कभी एक तरफा नहीं होते। जैसे यदि सूर्य पर तूफान आ जाए तो पृथ्वी पर असर होता है, वैसे ही जब पृथ्वी पर कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई अत्यंत शांत व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसकी उपस्थिति भी ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों को प्रभावित करती। जीवन एक दूसरे में गुंथा है, कोई भी चीज अलग थलग नहीं। घास का एक सूक्ष्म तिनका भी सूर्य को प्रभावित करता है, और सूर्य भी घास को कोई इतना बड़ा नहीं कि दूसरों को न छू सके, और कोई इतना छोटा नहीं कि उसका अस्तित्व महत्वहीन हो जाए। पूरा ब्रह्मांड एक जैविक एकात्म है। यही समझ आ जाए तो ज्योतिष का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। यह भविष्य बताने से अधिक जीवन के अनिवार्य के साथ सहयोग करने की कला है। जो होना ही है उसके साथ संघर्ष न करना, यही जीवन की सहजता है। बहुत से लोग जीवन में दुखी इसलिए रहते हैं कि वे अनिवार्य के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं। जो टाला नहीं जा सकता उससे लड़ते हैं। यदि एक बार यह स्वीकार हो जाए कि जो होना है वह होगा और जो नहीं होना वो कितना भी चाहे नहीं होगा, तो मनुष्य का संघर्ष समाप्त हो जाता है। स्वीकार से शांति आती है। ज्योतिष की गहरी समझ इसी स्वीकार से जन्मती है। जो आने वाला है वह आकर रहेगा। उसके साथ संघर्ष नहीं, उसके साथ सामंजस्य ही बुद्धिमानी है। यह केवल भविष्य जानने का तरीका नहीं, यह जीवन को सहजता से जीने का विज्ञान है। मन, शरीर, ऊर्जा, स्मृति, ग्रह, प्रकृति, ब्रह्मांड सब एक ही ताने बाने में बंधे हुए हैं। कोई इकाई अलग नहीं है। जब यह एकात्मता समझ में आने लगती है, तब भविष्य कोई रहस्य नहीं रहता। तब जीवन का प्रवाह दिखाई देने लगता है। तब व्यक्ति संघर्ष छोड़ देता है और उसी दिशा में बहने लगता है जहां अस्तित्व उसे ले जा रहा है।